तो इस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड करने की एक नई टेक्निक है। अब इसमें क्या होता है, सारी बेसिक पॉइंट को कवर करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी भी जो भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स को कवर करते हैं, देन आफ्टर हम लोग क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तक हम लोगों ने फाइंड किया। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के आपने कितने मेथड पढ़े? आपने 3 मेथड पढ़े। कितने मेथड? आपने 3 मेथड पढ़े। कहोगे नहीं सर मैंने तो बिल्कुल ही नहीं पढ़े। हमने भैया पढ़ रखे हो। कहोगे कैसे? आपने देखो जो पहली मेथड पढ़ी, आपके पास जो पहली मेथड थी वो कौन सी थी? आपके पास पहली मेथड थी वेरिएबल सेपरेबल। ये थी आपके पास कौन सी थी? वेरिएबल सेपरेबल। आपने ये मेथड पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ऑब्वियसली पढ़ा। उसके बाद जो आपने नेक्स्ट मेथड पढ़ा वो कौन सा था? नेक्स्ट मेथड था आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये आपके पास एक न्यू मेथड थी। नाउ द थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड वन क्या है मेरे पास? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल पढ़ लिया आपने, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया। नहीं पढ़ा नहीं है, अब इसको पढ़ना है हमें, ठीक है, इसके हमें पढ़ना है क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल तो आप अच्छे से जानते हैं, अगर नहीं जानते हो तो भाई साहब लेक्चर्स में देख लेना, हम लोगों ने सब कुछ समझा था कि मतलब कि यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते हैं कि मतलब अगर आपके पास जो इक्वल टू का साइन है, एक तरफ हम लोग dx लिख लेते हैं और dx के साइड यहाँ पर हमारे पास x वाला चीज़, जो x वाला टर्म होता है, x वाला क्या होता है, यहाँ पर टर्म होता है, एक तरफ हमारे पास क्या होता है, dy होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, dy लिखते हैं और इनको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। पहले x को x की तरफ, y को y की तरफ, देन इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर y वाला टर्म होता है। बताइए यहाँ तक समझ में आई थी ना? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने ये देखा कि कोई भी हमारे पास फ्रैक्शंस होगा, मतलब कि अगर ऐसा नहीं कहना चाहोगे तो ऐसा कह दो, हमारे पास dy ओवर dx होगा। dy ओवर dx में जब भी क्वेश्चन करोगे तो आपके पास न्यूमरेटर होगा, ऑब्वियसली होगा, डिनोमिनेटर होगा, और न्यूमरेटर की एंड डिनोमिनेटर की दोनों में ही ध्यान रखना, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में हर टर्म की, हर मतलब कि अगर हर नहीं कहना चाहते हो कि सभी टर्म बोल दो, मतलब कि सभी टर्म्स की, चलो ठीक है सभी बोलो, सभी टर्म्स की पार, टर्म्स की पार क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है, सेम होनी चाहिए। आपने यही देखा कि नहीं देखा? ऑब्वियसली यार देखा, ठीक है। अब ये तो थी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता क्या करते थे? पहले तो हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की क्या चेक करते थे, पावर सेम है या नहीं है। पावर सेम हो जाती तो उसके बाद हम लोग क्या काम करते, वो तो आपने देखा था कि जब हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप की आती हैं। कितने टाइप्स की? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप की आती है, या कह सकते हो 2 फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेट 1 एंड फॉर्मेट 2। देखो पहले बेसिक कवर करना भाई ज़रूरी है। देखो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर आपको ये जज करना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व करना है, तो दिक्कत वहाँ आएगी। इस वजह से मैंने आपको पहले सेपरेट लेक्चर्स में आपको सिखाया, देन आफ्टर अभी जो इस लेक्चर्स के बाद जो लेक्चर्स लेंगे वहाँ पर मिक्स क्वेश्चन देंगे, सो दैट आपको क्लैरिटी होगी टॉपिक्स में कि भाई मुझे क्वेश्चन को कैसे करना है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, फॉर्मेट 1 थी, फॉर्मेट 2। फॉर्मेट 1 जो थी हमारे पास वो dy ओवर dx था। फॉर्मेट 2 थी जो हमारे पास क्या था, वो dx ओवर dy था। यहाँ पर हम लोग क्या करते थे कि जो dy ओवर dx होता था, यहाँ पर देखो y अपॉन x होता था, तो y अपॉन x को हम लोग v लेट करते, यहाँ पर x अपॉन का y होता था, यहाँ पर x अपॉन का y होता, x अपॉन y को हम लोग v लेट करते, यहाँ से y की वैल्यू निकालते, y की वैल्यू आती थी vx, और यहाँ पर x की निकालते तो x इक्वल टू आती vy, ये आती थी, ठीक है। मतलब पुट करते थे इसको, ये पुट करते थे, पुट y इक्वल टू वी एक्स, यहाँ पर पुट x इक्वल टू वी वाई।
देन आफ्टर यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करते, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको पता ही सारी मेथड्स तो मैंने बता रखी, देख लेना। तो ये हमारे पास दो फॉर्मेट होती थी। नाउ यहाँ पर हम लोग जो इस लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है अब इसको समझते हैं। ठीक, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो टाइप की होती है, दो फॉर्मेट, एक dy ओवर dx और dx अपॉन dy। dy ओवर dx आपके कोर्स में है और dx अपॉन dy आपके कोर्स से डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो टाइप की हैं, dy ओवर dx और dx अपॉन dy, बट dx अपॉन dy को रिमूव कर दिया गया, केवल dy ओवर dx ही है सिलेबस में। यहाँ पर बात करते हैं सीधे, बाकी तो जो बकवास करनी थी वो तो हो गई। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब यहाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की पढ़ रहे हैं। अब यहाँ बच्चों को नहीं समझ में आती है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का क्या मतलब हो गया। यहाँ तो कुछ खास आपको समझना नहीं है, सबसे पहले आपको मेन फोकस कहाँ पर करनी है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ब्लैक कलर ही देखो मैं इस्तेमाल करूँ, ब्लैक पेन ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आपके पास फॉर्मेट है, फॉर्मेट वो आपके पास केवल कौन सी फॉर्मेट है सर, dy ओवर dx की। जैसा कि मैंने कहा हमेशा से आपकी जो सबसे पहली अप्रोच होनी चाहिए, गिवन क्वेश्चंस को dy ओवर dx के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, क्योंकि ऐसा करने से हमें जज करना क्वेश्चंस को आसान हो जाता है कि वहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल को इम्प्लीमेंट करना है, होमोजीनियस को इम्प्लीमेंट करना है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी आपको समझ भी आएगा। dy अपॉन dx का फॉर्मेट हमारे पास सिलेबस में है, अगर dy अपॉन dx के फॉर्मेट है तो अच्छी बात है। यहाँ पर क्यों कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हो गया इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर रखे हो, फर्स्ट डिग्री का मतलब इसकी पूरी पावर भी कितनी है 1 है, इसीलिए जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की पढ़ रहे हो। ठीक है, फॉर्मेट कौन सी है, dy ओवर dx की। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब जब भी फॉर्मेट दिखेगा ना ये फॉर्मेट dy ओवर dx, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला आपको लर्न करना है। क्या फॉर्मूला, मतलब जब भी क्वेश्चंस की फॉर्मेट आएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्मेट आएगी वो क्या आएगी, dy ओवर dx प्लस का यहाँ पर क्या होता है py एंड दिस इज इक्वल टू q। क्योंकि ये सब क्या बकवास आ गई, मतलब सुनो अभी सब कुछ समझ में आएगा। मैंने कहा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो आपके पास फॉर्मेट आएगी वो dy ओवर dx प्लस का py एंड दिस इज इक्वल टू q, ये हमारे पास फॉर्मेट होनी चाहिए। ठीक, ये क्या होनी चाहिए, अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हमारी चीज़ें आ जाती हैं तो भैया वो क्वेश्चन हमारा जो सॉल्व होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगा। जब भी क्वेश्चंस कर रहे हो तो पहले आपको दो मेथड को क्रॉस करना है, वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है क्या, होमोजीनियस लग रहा है क्या। अगर ये फेल हो जाते तो आप कहाँ जाना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपको पहले dy अपॉन dx का काम करना है। मतलब यहाँ मैंने बताया था कि dy अपॉन dx में जो यहाँ पर dy ओवर dx का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ बगल में इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए, केवल dy अपॉन dx का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए सर, कोएफिशिएंट ऑफ dy अपॉन dx कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गई। तो आपको क्या समझ में आया कि dy ओवर dx का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1। किसका, dy अपॉन dx का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नाउ द सेकंड पॉइंट, यहाँ p क्या है। अब एक मजे की बात सुनना, यहाँ पर देखो आप y को डिफरेंशिएट कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू x, जो नीचे होता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। y का डिफरेंशिएशन कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आपके पास देखो ऊपर y था तो यहाँ भी आपके पास y है एंड दिस इज इक्वल टू q। अब यहाँ पर समझने वाली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है p और q क्या है। भैया इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर p क्या है और q क्या है, ये समझना है। क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो p और q है। p यहाँ पर क्या है और q क्या है, यहाँ समझना। तो यहाँ पर जो p होता है वो हमारे पास क्या होता है, p जो होगा हमारे पास या तो कांस्टेंट होगा, ये तो क्या होगा कांस्टेंट। कहो कांस्टेंट मुझे समझ में नहीं आता है, मतलब एक नंबर होगा, क्या होगा, नंबर होगा। या फिर ये p जो होगा फंक्शंस ऑफ x होगा, फंक्शन ऑफ x ओनली, फंक्शन ऑफ x ओनली। अब यहाँ ओनली लगाने का मतलब क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x इन द सेंस f ऑफ x होगा
अब वो मुझे फंक्शन ऑफ एक्स समझ नहीं आते हैं, नहीं आता है ना, समझो भी समझा रहे हैं, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ भी सब कुछ समझाएंगे, पहले एक बार समझ लो। पहले मैंने कहा कि यहाँ पर आपके पास p क्या है, आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ y का कोएफिशिएंट है। p कहाँ से मिलता है, y के बगल में मिलता है। p कहाँ पे मिलता है, y के बगल में मल्टीप्लाइड में रहता है, अच्छी बात है। p समझ में आया, p क्या होगा, y का कोएफिशिएंट होता है। ये y के कोएफिशिएंट में p क्या क्या हो सकता है, तो या तो केवल कांस्टेंट होगा, कोई नंबर होगा, या तो फंक्शन ऑफ x ओनली होगा, या तो केवल x का फंक्शन होगा। x का फंक्शन इन द सेंस केवल x का। अभी जब जो आपने पढ़ रखा है वेरिएबल सेपरेबल, देखो वहाँ पर आपके पास क्या थे कि x को एक तरफ कर लेते तो y को एक तरफ, ठीक है। अब आपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रखा, तो यहाँ भी आपने क्या पढ़ रखा, फंक्शन ऑफ x एंड y था, ठीक है। आपने देखे वहाँ पर क्वेश्चन, तो वहाँ पर देखो मिक्स था। अभी मैं समझाता हूँ, सब कुछ समझ में आएगा, ज़्यादा पकाते नहीं है मैं, मुझे पता है। तो यहाँ पर सिंपली क्या है कि कांस्टेंट होंगे या तो फंक्शन ऑफ एक्स होगा। नाउ यहाँ पर बात आती है क्यू क्या है, तो यहाँ पर जो आपके पास क्यू होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पी क्या है, क्यू जो है ना, पी तो समझ में आ गया कि भैया फंक्शन ऑफ एक्स होगा। सिमिलरली यहाँ जो क्यू होगा ये भी फंक्शन ऑफ एक्स होगा ओनली, क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। मतलब कि यहाँ समझ में आया कि पी एंड क्यू दोनों ही फंक्शन ऑफ एक्स होंगे ओनली, ठीक है, ध्यान रखना फंक्शन ऑफ एक्स होंगे। अब फंक्शन ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये समझ नहीं आता है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर क्या समझाना, फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि आपने पढ़े अभी पीछे क्वेश्चंस में कि लेट अस सपोज कि आपके पास dy/dx लिखा रहता था, एंड दिस इक्वल टू व्हाट, x प्लस वाई लिखा था यहाँ पर x माइनस वाई होता था। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ जो हमारे पास ऊपर वाला फंक्शन, यहाँ दोनों चीज़ें मिक्स होके आ रही है, x और y मिक्स है, यहाँ भी x और y मिक्स है। इसको किसी भी तरीके से आप केवल x नहीं कर पाओगे, इसको y नहीं कर पाओगे। तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन है ना, ये जो x प्लस वाई, ये जो x प्लस वाई है, ये x माइनस का y है, ये दो वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है, x पे भी डिपेंड कर रही है, y पे, मतलब इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं पूरे फंक्शन की, तो ये x पे भी डिपेंड कर रही है और y पे भी डिपेंड कर रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं फंक्शंस ऑफ x, y, मतलब x पे भी डिपेंडेंट और y पे भी डिपेंडेंट है, इसीलिए कहते थे फंक्शंस ऑफ दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है। मगर फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या होता है, केवल x होना चाहिए। मेरा कहने का सेंस क्या, अगर x स्क्वायर लिखा गया है प्लस x लिखा गया है और यहाँ पर हमने कह दिया कि यहाँ पर x क्यूब माइनस x लिखा गया है। अब यहाँ देखो कि यहाँ पर आपके पास हर एक टर्म सब कुछ यहाँ पर x में है। अगर सब कुछ x में होता है तो यहाँ पर हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ x कहते हैं, ठीक है। कभी कोई लिखा होता है कि साइन x, तो साइन x भी क्या है, केवल x है, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ x है। हमने कि साइन लिखा गया है, x इंटू वाई लिख रखे हो, तो इसका क्या मतलब हो गया भाई, यहाँ पर x भी और y भी है, मतलब ये फंक्शन ऑफ x नहीं है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। ये दोनों का ही फंक्शन है, x का भी फंक्शन है एंड y का भी फंक्शन। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बाकी भी क्वेश्चन देखते सब कुछ समझ में आएगा। तो ये तो समझ में आएगा कि भैया p एंड q, ठीक है, q भी फंक्शन है x का और p भी किसका फंक्शन x का। तो यहाँ पर क्या समझ में आया, p एंड q बोथ आर द फंक्शन ऑफ x ओनली एंड q, ध्यान से रखना जो p होगा, ये p हमारे पास कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ध्यान से सुन लेना भैया, q जो होगा हमारे पास फंक्शन ऑफ x होगा। अब दूसरी मजे की बात, अभी तो आपने फॉर्मेट को अंडरस्टैंड किया, अभी तो क्वेश्चन कुछ भी सॉल्व नहीं किया, अभी आपने क्या अंडरस्टैंड किया, फॉर्मेट। नाउ यहाँ पर आती है कि जब इस फॉर्मेट का हमारे पास क्वेश्चन होगा, जब इस फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा तो व्हाट इज द प्रोसेस, या यूँ कह सकते हो व्हाट इज द स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। स्टेप्स क्या होंगे तो मैं स्टेप बताता हूँ, स्टेप्स टू सॉल्व क्या होंगे, सॉल्विंग स्टेप्स क्या होंगे सर, सुन लो जरा। यहाँ पर पहली स्टेप्स आती है कि आपको भैया p एंड q फाइंड आउट करना, फाइंड p एंड q बाय कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करोगे, dy/dx प्लस का py इक्वल टू q,
इसको कंपेयर करोगे कि भैया y के बगल वाला मेरा p होगा, और राइट हैंड साइड में जब सब चीज़ कर लोगे, सेपरेट कर लोगे, तो यहाँ पर जो मेरे पास q होगा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो पहले आपको क्या काम करना, p को आइडेंटिफाई करना है, p को फाइंड करना है और q को फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर आपके पास प्रोसेस क्या होगी सर, देन आफ्टर इसके बाद प्रोसेस होगी, यहाँ पर एक नई चीज़ आती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेकेंड स्टेप से क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इसको इन शॉर्ट हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, I.F इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, कई बार एक नंबर क्वेश्चंस में, केवल क्वेश्चंस में ये भी पूछ लेता है कि फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। वे जो भी क्वेश्चंस गिवन होगा उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करो। अभी बहुत आसान है यार, सब कुछ सीख जाओगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर क्या होता है, देखो मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ सो दैट आपको समझ में। ई की पावर क्या होता है, इंटीग्रेशंस ई की पावर में इंटीग्रेशन पी, फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बता किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, देखो dy ओवर dx था, तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे, तो यहाँ भी ध्यान रखना पी डी एक्स होता है, मतलब यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में ही भैया इसको इंटीग्रेट करते, याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, मतलब कि जो भी आपके पास y का कोएफिशिएंट होता है p, उसको x के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर देते, तो उसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मतलब कि जब भी हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स, उसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। आई बात समझ में, ई की पावर में इंटीग्रेशन लिखना है ये। नाउ तो जो थर्ड स्टेप्स आती है जो कि आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पहला काम भैया ये करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना ही निकालना है। आप कैसे करोगे, यहाँ पर पहले आपको पता है ऊपर y था, ऑब्वियसली y था, तो यहाँ पर पहले लिखना y इक्वल लिखना, फिर यहाँ लिखना q, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो स्पेस मैंने थोड़ा सा दिया, नहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप, यहाँ जब आप करोगे तो यहाँ भी दोनों साइड ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देना। किसका मल्टीप्लाई करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। समझ में आ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, इधर भी और इधर भी, किसका मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। जो भी आपके पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड कोई छेड़खानी नहीं करनी है, राइट हैंड साइड आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है। आपको राइट हैंड साइड इंटीग्रेट कर देना, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है। यहाँ भी एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। प्लस का एक कांस्टेंट चिपका देना सर। ठीक है, जब भी कांस्टेंट होता है दैट मीन्स क्या है, वो एक जनरल सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन। तो ये हमारे पास हो जाएगी, जब भी कुछ कंडीशंस गिवन होगा तो पर्टिकुलर सोल्यूशंस। ये सारी बातें तो हम लोगों ने सीख लिया था। तो ये आपको फॉर्मूला क्या करना है, रिमेंबर करना है। इसको भैया चिपका लो जहाँ भी चिपकाना है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लो भैया, इसे लर्न करना है। ठीक है, क्या करना है, लर्न करना है। लर्न हो गया, y इंटू, देखो दोनों साइड क्या करना, कभी y लिखो इक्वल टू q लिखो, दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करा दो और इसको इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x। तो ये क्या है हमारे पास, ये कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या आया हमारे पास, थर्ड स्टेप, ये क्या आया, कंप्लीट, या यूँ कह दो जनरल सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गया हमारे पास, हैविंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस की कंप्लीट या जनरल सॉल्यूशंस आई जिसकी ऑर्डर भी कितनी है, 1 है, डिग्री भी कितनी है, 1 है। फॉर्मेट को पहचानेंगे सर, मेन चीज़ें समझ में आ गई। 3 स्टेप्स हैं। पहला काम करना, पी एंड क्यू को आइडेंटिफाई करना है, हमें पता है पी एंड क्यू क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं, या फिर ध्यान रखना पी मेरा केवल कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब एक नंबर भी होता है, न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है। अब यहाँ पर बकवास बहुत सारी कर लिया हम लोगों ने, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस, मतलब बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चंस क्या है कि देखो, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया आपके पास
डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें यहाँ पर हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। सबसे पहले जो हमारे पर अप्रोच क्या है कि हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालना सीखेंगे, क्योंकि हमारे पास फाइनल सोल्यूशन में भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो बिना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले भाई साहब आप कंप्लीट सोल्यूशंस या जनरल सोल्यूशन को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो कई बार क्या होगा कि आपको पता है कि जो आपके पास क्वेश्चंस आएगी वो बनी बनाई आती है, मतलब कि आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर देखो कि जब भी आपको पता है कि dy/dx लिखा गया, ऑब्वियसली लिखा गया। यहाँ पर देखो y लिखा गया था, लिखा है। यहाँ पर भी y लिखा गया, हाँ लिखा है। यहाँ पर मैंने कहा था जो आपके पास q होता है, देखो सब चीज़ आपके पास पहले से बनी बनाई है। जो q होता है वो मेरे पास फंक्शन ऑफ x होता है। देखो यहाँ पर केवल x है क्या, ऑब्वियसली है। लेकिन y के बगल में क्या होता है, देखो y के बगल में फंक्शन ऑफ x होता है। तो फंक्शन ऑफ x देखो है कि नहीं, ऑब्वियसली है। अब कई बार यहाँ समझ नहीं आता बच्चों को ये कैसे फंक्शन ऑफ x, इसको पहले से अच्छे से लिखना सीख लो। तो सबसे पहले हम लोगों ने पहचान तो लिया, देखो कई बार बनी बनाई चीज़ें मिलेंगी। पहचाना कैसे कि इस फॉर्मेट में है, तो इसको जब ऐसे लिखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने पहचान लिया, फॉर्मेट को अंडरस्टैंड किया। फॉर्मेट को अंडरस्टैंड किया तो पता चला इट इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, बिल्कुल क्योंकि फॉर्मेट में। नाउ यहाँ पर आती है dy/dx, ठीक है, प्लस यहाँ पर y/x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 का x, 1 का x इंटू का y, 1/x इंटू का y इक्वल टू में मेरे पास क्या आ जाएगा, q। यहाँ पर वैसे मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए मुझे केवल क्या चाहिए होता है, p चाहिए होता है। तो q तो मेरे पास क्या था, देखो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर आपके p और q कैसे पता करोगे, ठीक है, p और q कैसे पता करोगे। तो यहाँ पर देखो p क्या होता है, p जो होता है y के बगल में। देखो यहाँ y को देखो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ भी y था, तो y के बगल वाली जो चीज़ होती है यहाँ पर मल्टीप्लाइड में, ये क्या होती है मेरे पास, p होती है। क्या होता है, p। और राइट हैंड साइड क्या होता है, q। खैर यहाँ पर q की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है e⁻p होता है, p है, केवल p चाहिए। तो p कहाँ से मिलता है, अपने आप से बोलो, p कहाँ से मिलता है, y के बगल में मिलता है। p कहाँ मिलता है, y के बगल में मिलता है। तो y के बगल में तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो y के बगल में मिल जाएगी तो क्या होगा, तो यहाँ पर p मेरे पास कितना आ गया, कंपेयर कर लिया ना आपने। इसको कैसे कंपेयर किया, आपने इसको कंपेयर कर लिया dy/dx प्लस का py एंड दिस इक्वल टू q। जब इससे कंपेयर करोगे तो पता चलेगा भैया देखो p आपके पास देखो 1/x, ध्यान से कंपेयर करो। देखो dy/dx की जगह तो dy/dx है, ठीक है। y की जगह पर हमारे पास y है, ठीक है। q की जगह पर भैया हमारे पास जो क्वेश्चन है, q की जगह पर x² था। पागल तो मैं हूँ ना, यहाँ पर कि x² नहीं लिखा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर x² था, ठीक है। q मेरे पास कितना है, x² है, समझ में आ गया। तो y कितना भैया, मतलब y तो y की जगह पर y है। p मेरे पास कितना आएगा, 1/x। कंपेयर करने से मुझे ये पता चला। इतना काम नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन इस वजह से थोड़ा से बता रहा हूँ, बाकी तो आप समझ जाओगे। y के बगल मुझे क्या मिलेगा, p। तो यहाँ पर p कितना आ गया, p आ गया हमारे पास 1/x। क्या आ गया, 1/x। नाउ फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या जानते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये होता है, हाँ होता है। अब कुछ करना क्या है, कुछ नहीं करना यार, इंटीग्रेशंस e⁻ क्या लिखोगे, e⁻ क्या लिखोगे सर, p कितना 1/x, तो यहाँ रख दो इंटीग्रेशंस 1/x, कितना आ जाएगा 1/x हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखोगे, dx लिखोगे। ना इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बताओ, ई को छोड़ दो भाई, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन पता है ना, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, क्योंकि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में तो log x, तो ई की पावर क्या आ जाएगी, log x, क्या हो जाएगा log x। अब यहाँ मज़े की बात सीखना, अब यहाँ मज़े की बात ये है ना कि कभी भी ई हो और इसकी यहाँ log हो, तो ये हो और यहाँ log हो, ई और log हमेशा आपस में कैंसिल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मुझे केवल x मिलता है। ये प्रॉपर्टी है log की, क्या प्रॉपर्टी है, ई और log लिखेगा तो क्या लिख सकते हैं, केवल x, समझ गए, ये प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर लिख लो भैया, ये फॉर्मूला होता है कि ई और log लिखेगा, बगल में कुछ भी लिखा रहेगा तो यहाँ पर x हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि यहाँ पर log का जो भी कोएफिशिएंट होना चाहिए यहाँ पर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी ई लिखा और log लिखा होगा तो x हो जाएगा। लेट अस सपोज कि आपके पास क्वेश्चन आता है
यहाँ पर e की पावर लिखा गया है, यहाँ पर 2 लिखा गया और यहाँ पर log x लिखा गया है। तो भाई e और log अब गायब नहीं हो जाएंगे। पहले आपको क्या काम करना है, ये जो log के सामने ये नंबर है ना, इसको यहाँ से गायब करो। अगर कभी भी गायब करने के लिए आपको पता है log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log अपने सामने जो भी गिरे नंबर होते हैं उनको चिढ़ा देता है ऊपर, log गिरे हुए लोगों को उठा देता है। मतलब कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि n log m होता है, तो क्या होता है, ये n ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर log m की पावर n हो जाती है। तो ये 2 को पहले ऊपर भेजोगे, e⁻ log x स्क्वायर होगा। अब भैया आप काट सकते हो, अब दिक्कत नहीं होगी। तो ये दिमाग में रखना, ये चीज़ें गायब हो जाती हैं। अब गायब होने के बाद आपको क्या मिलेगा, e और log यहाँ से गायब, केवल क्या मिल जाएगा मुझे, x स्क्वायर। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो ये फॉर्मूला बन गया भैया आपके पास। कौन सा फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला नोट डाउन करके लिख लो कि e⁻ log लिखा गया हो और यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी हो, यहाँ लिख देते हैं कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है। कुछ भी हो तो क्या होगा, यहाँ पर आंसर आपका कुछ भी आएगा। क्या आएगा, कुछ भी आएगा। मतलब यहाँ पर ध्यान रखना ई होना चाहिए और यहाँ लॉग होना चाहिए, और लॉग का कोएफिशिएंट हमेशा भाई यहाँ पर 1 रखना, और ये प्रॉपर्टी लगाना है सब, इसको उठाकर यहाँ पर गायब कर देना। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते, ये था पहला क्वेश्चन इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर बेस्ड। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास कितना आ गया, x, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी बात क्या थी, हमें एक नई चीज़ सीखने की क्या मिली, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी और एक्सपोनेंशियल मिक्स होकर प्रॉपर्टी ये आते हैं। बाकी आपको मैंने और फॉर्मूलेज लिखा रखे हैं, लेक्चर्स को देखोगे तो सब चीज़ मैंने बता रखे थे। एक फॉर्मूले की अलग से एक सीट बना लो, वहाँ पे लिख लो, सो दैट आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज करने में कोई दिक्कत बिल्कुल ना हो। बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस करते हैं इसके, और समझते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर और भी अच्छे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चंस क्या आती है आपके पास, सेकंड क्वेश्चंस में देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस ना सर देखो यहाँ पर मैंने ले रखे हैं सारे क्वेश्चंस, आपको यहीं से क्वेश्चंस कराते हैं। पहला क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पर आपको करा दिया है, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया x dy ओवर का dx माइनस का y एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2x स्क्वायर। क्वेश्चंस को देखने से पहले आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है क्या, कि भैया जो आपने क्वेश्चंस पढ़े उस क्वेश्चंस में आपको फॉर्मेट नज़र आती है क्या। देखो पहले तो देखो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, तो फॉर्मेट को थोड़ा सा ना प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो अंडरस्टैंड इजीली कर लोगे। क्वेश्चंस को डायरेक्टली देखते ही आप जज कर लोगे भैया मेरा फॉर्मेट को फुलफिल कर रहा है। अब फॉर्मेट को कैसे पहचानोगे, तो मैंने क्या बताया आपको अभी, y के बगल में क्या मिलता है, p क्या होना चाहिए, p एक या तो कांस्टेंट होगा या तो फंक्शन ऑफ x होगा। तो y का कोएफिशिएंट मेरे पास पता है, यहाँ पर y कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा, दैट मीन्स 1 तो है यहाँ पर। लेकिन पहला काम मैंने क्या बताया कि भैया इसको भूलना मत, ठीक है। यहाँ पर दिमाग की बत्ती जला देना भैया, यहाँ पर डोंट फॉरगेट, यहाँ पर आपको भूलना नहीं है भैया, इसको मत भूलना, क्योंकि ये भूल गए ना तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। क्वेश्चंस को ऐसे मत करने लगना ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बोला भैया, कोएफिशिएंट ऑफ dy अपॉन dx कितना होना चाहिए, 1। कोएफिशिएंट ऑफ dy अपॉन dx कितना होना चाहिए, 1। तो यहाँ पर आपको पता y है, dy ओवर dx भी है, राइट हैंड साइड फंक्शन ऑफ x भी। मैंने कहा राइट हैंड साइड q क्या होता है, राइट हैंड साइड है कि नहीं है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जो हमारे पास q है भैया, q कहाँ मिलता है, q मिलता है राइट हैंड साइड, मिलता है, ऑब्वियसली मिलता है। राइट हैंड साइड पे जो q होता है वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, है फंक्शन ऑफ x। बट भैया ये बताओ कि dy अपॉन dx का कोएफिशिएंट x है क्या, dy ओवर अपॉन dx का कोएफिशिएंट x है क्या, नहीं भाई, यहाँ पर 1 होना चाहिए, x थोड़ी ना होना चाहिए। यहाँ से x गायब करो। अगर भैया यहाँ पर x है तो इसको गायब कर दो। तो क्या करो गायब करने के लिए,
यहाँ पर आपको पता है दोनों ही साइड x से डिवाइड कर दो, यहाँ पर मुझे x नहीं चाहिए, x नहीं चाहिए तो आप क्या काम करोगे इसके लिए, दोनों ही साइड x से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई x, ये कर दोगे ना। इसके बाद आपको क्या काम करना है, x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पता है x के नीचे 1 करोगे, इसके नीचे भी x करोगे, इसके नीचे भी x करोगे, x के नीचे 1 आएगा तो यहाँ पर dy/dx हो जाएगा। ये बात समझ में आती है, dy/dx हो जाएगा ना। इसके नीचे जब करोगे तो यहाँ पर y/x हो जाएगा ना। इसके नीचे करोगे तो आपको क्या पता है ना, क्या पता है, बता दो भैया क्या पता है। यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, आपने जब ये लिखा तो बताओ यहाँ पर आपके पता है कि 2x² था, इसके नीचे भी x से डिवाइड करोगे, x से डिवाइड करोगे, पता है x यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1x, तो 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास राइट हैंड साइड कितना बचेगा, 2x बचेगा नहीं बचेगा, तो ये तो पता होना चाहिए ना, इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा। ठीक है, अब भैया हमारा जो क्वेश्चन हो गया अपने फॉर्मेट में आ गया, अपनी औकात में आ गया क्वेश्चन। कौन सी औकात में भैया, देखो मैच कराओ, dy/dx है, ऑब्वियसली है, y के बगल में x होना चाहिए, y के बगल में x होना चाहिए कांस्टेंट। देखो p अपने आप से बोलो, y के बगल में क्या होता है, p क्या होता है, या तो केवल x होता है या तो कोई नंबर होता है, तो y के बगल में x है नहीं क्या, ऑब्वियसली है। राइट हैंड साइड हमारे पास q होता है, q क्या होता है भैया, बता दो q क्या होता है, q हमारे पास होता है फंक्शन ऑफ x होता है, राइट हैंड साइड फंक्शन ऑफ x है नहीं क्या है, 2x लिखा गया ना, 2x मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ x है, केवल x ही तो है। ठीक है, समझ गए। अब सुनो, अब बताओ यहाँ पर कंपेयर कर लोगे, कंपेयर करने होगे, जब भी कंपेयर करोगे, सुनो यहाँ पर कंपेयर करते वक्त तो आपको पता होना चाहिए dy/dx हो गया। ठीक है, कंपेयर किससे करना है मुझे, करना भैया y के बगल में p चाहिए, तो यहाँ पर y के बगल में मुझे ऐसा लिखना है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। आपको पता है माइनस है, तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर प्लस लिख लो, प्लस। आप इस माइनस के जो नीचे वाला एक्स इसको आपको -1/x लिख सकते हो, -1/x। यहाँ पर देखो आप इसको y लिख लो, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए, कभी भी आपके पास लिखा गया 5/3, 5/3 को आप कैसे लिख सकते हो, 1/3 इंटू का 5, ऐसे भी लिख सकते हो। आप कहते नहीं मैं ऐसा नहीं लिखना चाहता हूँ भैया, ऐसे नहीं लिखना, तो आप इसको ऐसे लिख लो, 5 को आगे लिख लो, 1/3 को पीछे लिख लो। अब आपको ये तो पता ना, जब भी इंटू तो सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर y के नीचे जो x लिखा गया था उसको 1/x इंटू वाई लिखा। अब यहाँ वाले माइनस को मैंने यहाँ ले लिया, बाकी अब माइनस को नहीं भी वहाँ लेते तो चल जाता, खैर कंपेयर कर लेते, बट यहाँ पर लिखने से आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास, राइट हैंड साइड 2x लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब बता दो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से क्या पता चला, यहाँ देखो प्लस की जगह पर प्लस है, y की जगह पर y का कोएफिशिएंट कितना है, 1/x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था, तो सब कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड है। dy/dx का कोएफिशिएंट हमारे पास कितना है बता दो, dy/dx कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो इसको भूलना मत। नाउ हमें पता है कि जो p एंड q जो है होनी चाहिए, p एंड q क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो बताओ p एंड q, ये मेरे पास q है, फंक्शन ऑफ x है कि नहीं, ऑब्वियसली है। y का जो कोएफिशिएंट होता है p, y का कोएफिशिएंट क्या होता है p, y का कोएफिशिएंट क्या होता है p भी क्या फंक्शन ऑफ x है क्या, ऑब्वियसली है। अगर है तो भैया इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करोगे सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या करोगे, फैक्टर चाहिए था ना मुझे, तो इसको उड़ा दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा r। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशंस, भैया सुन लो मुन्ना, थोड़ा यहाँ से कायदे में लिखो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, e रेज टू दी पावर, क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन, फिर क्या होता है p, फिर क्या होता है dx, होता है कि नहीं होता है। तो p मेरे पास बताओ कितना है, p मेरे पास यहाँ पर 1/x है, कि मैंने क्या बताया था, p कहाँ मिलता है, y के बगल वाला मेरा क्या होता है p, तो y के बगल वाला p होता है ना, बताया था अभी। तो यहाँ पर मेरे पास p कितना है, ये है, तो p आ गया मेरे पास कितना, e की पावर 1 - 1/x, p कितना आ गया मेरे पास, -1/x, तो इंटीग्रेशंस -1/x, यहाँ पर क्या आ जाएगा dx।
अब बताओ इंटीग्रेशन में माइनस का साइन को बाहर कर देते तो बाहर कर दोगे तो यहाँ पर ई की पावर क्या हो जाएगा, 1/x का तो log x हो जाएगा और माइनस लगाएगा तो माइनस का log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का log x हो जाएगा। अब कुछ लोग बेवकूफ़ी करेंगे। बेवकूफ़ी क्या करेंगे, अभी प्रॉपर्टी पढ़ा उन्होंने। अरे भैया प्रॉपर्टी में बताया कि log के सामने कभी भी कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। अब करता है क्या, लॉग यहाँ पर जो कुछ भी रहता है उसको यहाँ पर क्या करता है, आगे लॉग के सामने जो कुछ भी रहेगा ना इसको उठाकर खोपड़ी पर चढ़ा देता है। क्या चढ़ा देता है, खोपड़ी पर। तो खोपड़ी पर चढ़ा देगा तो पता क्या होता है, यहाँ पर ई हो जाएगा, लॉग हो जाएगा और यहाँ पर एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1 हो जाएगा। समझ में आया। अगर मैंने कभी ये लिखा गया -x तो -x का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना, -1। क्या है, x का कोएफिशिएंट कितना है, -1। ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये -1 को कई बार हम लोग माइनस को दिखाते नहीं हैं, केवल माइनस दिखाते, दैट मीन्स अंडरस्टूड होता है कि वो -1 है। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना हो गया, -1। अब यहाँ पे आपको पता है कि e, और भैया ये रहा मेरे पास log, e और log यहाँ पर गायब हो जाएंगे। अब इसके पहले क्वेश्चन के तो यहाँ पर कितना रहेगा, x की पावर -1। अब हम लोग बचपन से ही हम लोगों ने क्या पढ़ा, बता दो क्या पढ़ा भैया। हम जानते हैं ना कि कभी भी अगर पावर नेगेटिव होती है, पावर नेगेटिव होती है तो नीचे जाता है तो पॉजिटिव, मतलब 1/, कर देते हैं, इसको पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, 1/, लिख के पॉजिटिव कर देते हैं। सपोज करो मैं आपको देता हूँ 2 की पावर -3, तो क्या लिखोगे, 1/, लिखोगे और उसको 2 की पावर -3 था ना तो उसको 2 की पावर +3 कर दोगे। समझ में आया। मतलब कभी भी कोई पावर निगेटिव होता है तो 1/, इसको क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। तो x की पावर -1 लिखा गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/x लिख देंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास 1/x। ना और भी क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ तक तो समझ में ऑब्वियसली आया होगा। ना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर वो क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर है ना, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ 1 + y² 2xy - cot y dy/dx। अब भैया ये तो क्वेश्चन ज़्यादा ही अच्छा है। क्यों अच्छा है, पहली बात तो फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है। यहाँ पर क्या थे, मुझे फॉर्मेट नज़र आ रही थी। इन क्वेश्चंस में इजीली आपको देखकर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि मेरा क्वेश्चन ओरिजिनल फॉर्मेट में है नहीं। फॉर्मेट इन द सेंस dy/dx प्लस का py = q, ये फॉर्मेट पहचानने आना चाहिए। अब यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे कैसे, अब बनाना सीखते हैं। कई बार क्या होगा, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बनाना पड़ेगा। कैसे करोगे, बनाओगे कैसे, बनाओगे कैसे सर, बता दो मुझे। यहाँ पर आपको क्या काम करना है, पहले देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालना सीख गए, क्वेश्चंस को बनाना सीख गए, भाई क्वेश्चंस हलवा है, क्वेश्चंस हलवे हैं। केवल एक काम करना है, पहले तो समझ लो कि बनाओ कैसे। यहाँ पर आपके पास है 1 + y², 1 + y² आया कि नहीं आ गया, ऑब्वियसली y आ गया। यहाँ पर 1 + y² के बगल में क्या लिखा गया है, +2xy आ गया, 2xy आ गया। ठीक है, माइनस का cot y आ गया। यहाँ पर क्या लिखा गया है, dy/dx लिखा गया है ना। यहाँ पर क्या है पास 0 है, क्या है मेरे पास 0 है ना। यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आएगी बता दो जरा आपके पास। आप क्वेश्चंस को कैसे करोगे बता दो मुझे भैया, क्वेश्चन को कैसे करोगे, दिमाग लगाओगे, कुछ नहीं लगाना चाहोगे, पहले दिमाग लगा लो भैया, क्योंकि दिमाग नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। पहले बताओ इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, बता दो मुझे। आपको पता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, अभी मैंने क्या बताया, जब आपको मैं थियोरेटिकल पार्ट बता रहा था यहाँ पर, तो मैंने क्या बताया आपको, क्या काम करना है, dy/dx का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए, dy/dx का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 1। मैंने क्या बताया, dy/dx का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 1। अब इसके लिए क्या करोगे, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर क्या करोगे, dy/dx के कोएफिशिएंट को 1 करने के लिए आपने क्या काम किया, dy/dx के कोएफिशिएंट को 1 करने के लिए आपको क्या काम किया, आपने इस चीज़ को इधर भेज दिया। ठीक है, आपने इस वाले टर्म को इधर भेज दिया। ठीक है, आप किसी भी कुछ कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं थी। आपने इस वाले पार्ट को यहाँ पर भेज दिया, या फिर चलो इसी वाले पार्ट को यहाँ भेज दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर इसको यहीं रहने दो। थोड़ा सा ये वाला पार्ट इधर रहेगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मुझे जो फॉर्मेट चाहिए होता है dy/dx इधर ही चाहिए होता है, लेफ्ट हैंड साइड। आप राइट हैंड साइड भी कर सकते थे, बट थोड़ा इधर ज़्यादा ही कन्वीनियंट होता
हैबिट्स इधर ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ठीक है, तो मैं इसको यहीं कर रहा हूँ सो दैट आपको भी कंफर्टेबल होगा करते वक्त। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2xy माइनस का कॉट वाई माइनस कॉट वाई डी वाई ओवर का डी एक्स। ठीक है, ये क्या होगा माइनस का 1 + y²। जैसा कि आपको पता है कि कोई चीज़ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड उठकर जाती है तो प्लस वाली इसके सामने कैसा लेगा प्लस, तो कैसा हो जाएगा माइनस। होगा कि नहीं होगा बता दो ज़रा, यहाँ पर होगा ना। नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बता दो, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर। अब नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि भैया इस क्वेश्चन को करोगे कैसे। अब इस क्वेश्चन को करोगे कैसे। अब इसको जब आप क्वेश्चन को करने बैठोगे तो आपको क्या समझ में आता है, आपके क्या समझ में आता है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है, यहाँ पर आपको पता है कि dy/dx कोएफिशिएंट को 1 बनाना चाहोगे। 1 बनाने के लिए आपको पता है क्या करोगे, यहाँ पर आपको पता है कि जब इसको डिवाइड कर दोगे इसके नीचे, बट यहाँ पर अब क्या बताएं आपको कि यहाँ पर आपके सबसे अच्छी बात क्या है कि इस क्वेश्चन को देखो, अभी आपने दो क्वेश्चन नहीं फॉर्मेट, जैसे कि मैं बताया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की 2 टेक्निक होती हैं। यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये dy/dx के फॉर्म में सॉल्व नहीं हो सकता, बट कैसे। रीज़न क्या था कि ये चीज़ें आपको अभी आपने देखो नहीं पढ़ी है, पेपर में क्वेश्चंस भी आपके सामने नहीं पूछे जाएंगे, आपको दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस है ना, ये dy/dx के फॉर्म में नहीं बन सकती, बिकॉज इसको आप नीचे भेजोगे, आप नीचे भेजने के बाद आपको अलग नहीं कर पाओगे, मतलब कि y कोएफिशिएंट को p में नहीं भेज पाओगे। आप करके देख लो, ये जो फॉर्मेट बनेगी ना, यहाँ पर फॉर्मेट आपको dx/dy की बन जाएगी। ठीक है, कैसे बन जाएगी dx/dy। आपको ये कैसे समझ में आएगा, प्रैक्टिस से। खैर आपको पेपर में dx/dy की फॉर्मेट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन गलत है सर, कोई दिक्कत नहीं है। गलत कहने का सेंस आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसको फिर टाइम वेस्ट नहीं करते यहाँ पर, इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, तो यहाँ पर हम लोग सिलेबस की वाले जो क्वेश्चन इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो प्रैक्टिस से समझ में आ जाती है, तो मुझे लगा कि शायद ऐसा होगा, बट क्वेश्चंस करते वक्त मुझे पता चला कि भैया ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं हो पाएगा, इसको dy/dx के फॉर्मेट में ला ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब कि dy/dx के फॉर्मेट में नहीं ला सकते। अब नाउ तो हमारे पास नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन तो भैया गलत हो गया, ये क्वेश्चन तो गलत नहीं हो गया, मतलब आपके सिलेबस में नहीं। ये फॉर्मेट से किससे सॉल्व होगा, dx/dy के मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, आपके इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा, dy/dx के मेथड से सॉल्व नहीं होगा, dx/dy के मेथड ये हमारे कोर्स में नहीं होगा, नॉट इन सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये फिर मुझे आपको पेपर में भाई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपके सिलेबस में हट गया तो ऐसा कुछ भी परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, तो टेंशन मत लेना ना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं इसको समझो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन तो हो गया भैया गलत इन द सेंस सिलेबस में नहीं है। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ ये। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि भैया अलग होगा, नहीं ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो वो आपको फॉर्मेट पहले से उनको पता है ना भैया, वो तो सॉल्व करके देंगे ना, आपको पता है, ऐसा तो नहीं वो क्वेश्चन उठा के दे देंगे भैया। वहाँ क्वेश्चन तो आते हैं ऐसे ही ना, जज करे जाते हैं कि क्वेश्चन भैया आपके सिलेबस में है या नहीं, ऐसे तो कुछ दी नहीं जाती है। नाउ तो यहाँ पर आती है इंटीग्रेशंस e⁻² 2√x, नीचे कितना है √x है, यहाँ पर -y/√x है। राइट हैंड साइड मतलब मल्टीप्लाइड में क्या है dx/dy है, यहाँ पर इक्वल टू क्या है 1 है। अब मज़े की बात यहाँ पर क्या है कि सब कुछ मुझे देखो दिखते नज़र क्यों आ रहा है। अब ये नज़र आपको भी कैसे आएगा, इसके लिए करनी पड़ती प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे समझ में आ रही। देखो मैं बता भी रहा हूँ आपको मैंने क्या सोचा इसको। अब इसको सोचने के लिए मेरे दिमाग में देखो नज़र क्या आया भैया, यहाँ पर y के बगल में मुझे कुछ दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है y के बगल में मेरे पास फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। p क्या आता है, p फंक्शन ऑफ x होता है, तो y के बगल मुझे फंक्शन ऑफ दिख रहा है। मुझे ये पता है कि यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें x में, देखो यहाँ भी x में, ये भी चीज़ें x में, मगर यहाँ पर मुझे यही तो नहीं चाहिए।
अब आपको यहाँ नहीं चाहिए इंटू में। अब ये इंटू में तो आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ मेरे पास फ्रैक्शनल होता है, अब ये बेसिक देखो आपको क्लियर होना चाहिए, जब भी आपके पास कोई चीज़ फ्रैक्शनल होता है, मैंने आपको एक तरीका भी तो बताया, जब भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, आपके देखो सिलेबस में सबसे अच्छी बात क्या हो गई कि बहुत सारी चीज़ें उड़ा दी गई हैं। अब बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई तो दिक्कत क्या होगी, दिक्कत कोई हुई नहीं ना, आसान हो गया। अगर जब सिलेबस में डिलीट नहीं किया जाता ना तो आपको फिर और दिक्कत आती, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या होता है, क्वेश्चन से मेरा dx अपॉन dy का भी फॉर्मेट बनता है और dy अपॉन dx का भी फॉर्मेट बनता है। मजे की बात ये होगा कि आपको भैया एक ही फॉर्मेट दे रहे हैं, कह रहे हैं हम आपको केवल dy अपॉन dx का फॉर्मेट देंगे, तो आपको दिक्कत ही नहीं करना है। आपको हर बार कोशिश करनी है कि पहले आपको dy अपॉन dx ही बनाना है, तो बात ही खत्म। तो मुझे यहाँ dx अपॉन dy चाहिए ही नहीं, मतलब कि dx अपॉन dy चाहिए ही नहीं, मतलब इसको मुझे क्या बनाना है, dy अपॉन dx। अब जब इस dy अपॉन dx को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनाएंगे तो ये dx अपॉन dy किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dy ओवर का dx में। आई बात समझ में। जब कभी भी कोई फ्रैक्शंस होता है यहाँ पर तो राइट हैंड साइड जाता है ना, तो ये जो ऊपर वाला चीज़ होता है वो नीचे हो जाता है और नीचे वाला चीज़ ऊपर हो जाता है। कब, जब कोई फ्रैक्शन होता है मल्टीप्लाइड में, तब मल्टीप्लाइड में कोई फ्रैक्शन लिखा गया हो तो यहाँ वाली नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज़ नीचे। समझ में आया। अब 1 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो dy अपॉन x, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर केवल बचा e की पावर माइनस का 2 रूट एक्स, और यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, केवल का रूट एक्स। यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, y अपॉन का रूट एक्स हो गया। यहाँ तक समझ में है। अब आपको पता है कि मेरा क्वेश्चन फॉर्मेट में है कि नहीं है। फॉर्मेट में लाने के लिए भैया हम लोग कोशिश करते हैं कि dy अपॉन dx को लेफ्ट हैंड साइड में रखें, फिर y वाले चीज़ को, y के देखो जहाँ पर y है, y के बगल वाला कोएफिशिएंट क्या होता है x, इसको एक तरफ रखें और बाकी एक तरफ हम लोग केवल x वाली चीज़ को करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, dy अपॉन dx को मैं देखो इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, मतलब कि देखो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है। ये माइनस में तो प्लस में चला जाएगा, तो dy ओवर का dx प्लस का y अपॉन का रूट एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, e रेस टू दी पावर माइनस का 2 रूट एक्स, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। अब भैया हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट में बन गया, बना कि नहीं बना। अब इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, dy को इधर लिख लो, dy अपॉन का dx प्लस का y अपॉन का रूट एक्स एंड दिस इज इक्वल टू वॉट, e रेस टू दी पावर माइनस का 2 रूट एक्स एंड अपॉन का रूट एक्स। समझ में आया। अब यहाँ पर बनने के बाद दिक्कत ख़त्म नहीं होती है। हमें पता है कि y के बगल में क्या मिलता है, x, तो y के बगल में x, तो 1 अपॉन में लिखोगे 1 अपॉन रूट एक्स। तो पता होना चाहिए, भी मैंने पीछे बताया था। क्या बताया था बता दो। इतना देखो मैं लिख रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताने के लिए इतना कोई लिखता नहीं भाई, इतना कोई बताता नहीं है, सो दैट आपको समझ में आए कि भैया y कैसे पता चलेगा। मैंने कहा कि अभी स्टार्टिंग बताया, कभी भी 5/3 लिखा गया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/3 इंटू का 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 को पहले लिख दो, 1/3 बाद में लिख दो। अब ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ, सो दैट आप थोड़ा सा अगर समझदार कम हो भैया तो समझ में आ जाए। y के बगल में p होना चाहिए, तो बगल में तो कहोगे भैया मुझे तो नीचे दिख रहा, तो इसी बात को ही समझाने के लिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन का रूट एक्स, और यहाँ पर क्या लिख लूँगा y, क्योंकि मुझे y क्या होना चाहिए, पीछे चाहिए, y मुझे पीछे चाहिए ना, तो y को मैंने पीछे लिख दिया। समझ में आई बात है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, e रेस टू दी पावर माइनस का 2 रूट एक्स और नीचे क्या आ जाएगा, रूट एक्स, ठीक है। अब बता क्वेश्चन भैया फॉर्मेट में नहीं आया, y के बगल में देखो यहाँ पर ये आ गया, y के बगल में देखो मेरे पास क्या होता है, देखो फॉर्मेट में आ गया सर, बिल्कुल अच्छे से आ गया। अब मुझे p तो पता चल गया ना, देखो इतना काम तो करना पड़ेगा, कई बार सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे जब क्वेश्चन में वो देंगे भैया। ऐसे क्वेश्चंस में खुद लिख कर देंगे, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। जब देंगे तो क्या ही करना है, सिंप्लीफाई करना। थोड़ा सा देखो आपको दिमाग लगा लोगे ऐसे कि मुझे पता हर बार dy अपॉन dx बनाना है, dy dx बनाना था, तो मैंने इसको इधर भेज दिया। इसको भेजने के बाद मुझे पता चला कि भैया यहाँ पर आपको पता है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू करना पड़ेगा भैया, इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, मतलब कि dy अपॉन dx प्लस का py। तो देखो मुझे प्लस का py चाहिए था, तो इसी वजह से तो मैंने ऐसा किया, dy अपॉन dx प्लस का py, तो p मेरे पास यहाँ पर है, और राइट हैंड साइड क्या चाहिए था, राइट हैंड साइड मेरे पास फंक्शन ऑफ x। कैसे, मैंने आपको बताया था क्यों क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, तो राइट हैंड साइड क्या होता है, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर तो p मेरे पास ये है और q मेरे पास ये, p
पी मेरे पास ऑरेंज वाला पार्ट है और क्यू मेरे पास ये ग्रीन वाला पार्ट है। खैर मुझे निकालना क्या, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या बताया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला बताया इंटीग्रेशंस। भैया सुनो सुनो थोड़ा, देखो गलती क्या हो रही है मुझसे, गलती क्या हो रही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई की पावर होता है। क्या होता है? ई की पावर। क्या? इंटीग्रेशंस पी डी एक्स। क्या होता है? ई की पावर में पी डी एक्स। देखो गलती करोगे तभी सीखोगे। कई बार कहते हैं जब आप लंबे समय तक प्रैक्टिस नहीं करो तो फिर ऐसा होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है? ई की पावर पी डी एक्स होता है। यहाँ पर क्या होता है? पी मेरे पास क्या होता है? पी मेरे पास क्या है बता दो। यहाँ पर पी मेरे पास ये है। कंपेयर कर लिया ना? कंपेयर नहीं किया क्या? अरे भैया कंपेयर करना तो अभी बताया, कंपेयर कैसे करोगे? यहाँ पर कंपेयर करने के लिए मैंने आपको क्या तरीके बताया, बताओ। कंपेयर करने के लिए आपको तरीके क्या बता दिए, बताओ ना। यहाँ पर जो मेरे पास y होता है, y के बगल मुझे p मिलता है, तो y के बगल में देखो p ढूंढा कि नहीं ढूंढा? y के बगल में देखो p मेरा यही है, y के बगल में p मेरा यही है भैया, p यहीं तो मिलता है, y के बगल में p मिलता है। बोलो अपने आप से, y के बगल में क्या मिलता है? p। तो p मेरे पास 1/√x है, तो यहाँ पर लिखो e रेज़ टू दी पावर इंटीग्रेशंस 1/√x, 1/√x, फिर क्या होगा यहाँ पर dx। अब 1/√x का इंटीग्रेशन भैया बच्चों को नहीं पता होता है, बच्चों को इंटीग्रेशन 1/√x नहीं पता है। बताओ काहे नहीं पता है? काहे नहीं पता है भैया? पता होना चाहिए। ये सब लिख लो अच्छे से। कहोगे कहाँ लिख लें? बता दो कहाँ लिखोगे, बता दो। तो इसको मैं कहाँ बता दूँ आपको? तो यहाँ बता दूँ। देखो बेसिक फॉर्मूलेस क्या होगा, ठीक है? नोट की पॉइंट लिख लो पहले, इंपॉर्टेंट चीज़ें भैया लिख लो आपको पहले। क्या? लॉग के फॉर्मूलेस, लॉग के फॉर्मूलेस कौन से? लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है? लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। दूसरी बात कि लॉग m माइनस का लॉग n क्या होता है? माइनस रहता है तो लॉग m अपॉन n होता है, लॉग m अपॉन का n होता है। समझ में आया? लॉग m अपॉन का n होता है। नाउ द थर्ड वन इज़ व्हाट? थर्ड वन क्या है सर? थर्ड वन क्या है? लॉग के सामने कभी भी कुछ पड़ा हो, मतलब कि लॉग के सामने कभी कुछ पड़ा हो एंड लॉग m लिखा हो, तो लॉग गिरे हुए लोगों को उठा देता है, लॉग गिरे हुए लोगों को उठा देता है, तो लॉग m की पावर n हो जाता है, m की पावर n हो जाता है। ये बात समझ में आया? नहीं आया? उल्टा भी करना भैया, कई बार क्वेश्चन होगा कि आपको उल्टा भी सोचना है, तो दोनों चीज़ें ट्रू हैं। आप इधर से इधर जा सकते हो, आपको इधर से इधर भी जाना, आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साइड याद कर लिया दूसरे साइड काम नहीं, तो आपको ऐसे पता है तो आपको दूसरे साइड भी सोचना आना चाहिए। लॉग गिरे हुए लोगों को उठा देता है और उठे हुए लोगों को गिरा देता है। उल्टे इधर से सोचोगे तो देखो चढ़े हुए लोगों को गिरा देता है और गिरे हुए लोगों को उठा देता है। ठीक है, तो कभी लॉग m अपॉन n हो तो पता लॉग m माइनस लॉग n होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ई की पावर कभी क्या लिखा होगा? लॉग, और यहाँ पर मैंने बताया x लिखा गया, मुझे नहीं पता, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ई और लॉग याद रहे, यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? यहाँ पर 1। ठीक है, याद रहना चाहिए कितना होना चाहिए? 1। तो कभी भी ऐसा होता है तो ई और लॉग कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर केवल क्या मिलता है? x। ये प्रॉपर्टी हो गई। नाउ जो थर्ड प्रॉपर्टी क्या भैया? डिफरेंस इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले क्या होते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन भैया पता होना चाहिए, याद, माइनस का 1/x² कितना होना चाहिए भैया? 1/x का इंटीग्रेशन माइनस 1/x² होता है। पागल हो गया? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड में x होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सिमिलरली हमने आगे इंटीग्रेशंस क्या हो जाए? इंटीग्रेशंस 1/√x, ये भैया बहुत आता है। 1/√x क्या होता है? 2√x होता है। डायरेक्ट याद होना चाहिए 2√x। अब बच्चों के तरीके से करने मत लगना। क्यों? x की बार 1/2 लिखोगे, ऊपर लेके जाओगे, +1 ऐड करोगे, नीचे भी वही करोगे, भैया इतना काम आपके पास टाइम नहीं होता है। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें जो कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए बाई हार्ट कि भैया 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होता है? 2√x होता है। सारी बातें ऑलरेडी मैंने कवर कर रखी, सब चीज़ें बताई हैं, बेसिक से ही बता रखी। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, 1/रूट में x का इंटीग्रेशन 2√x। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक यहाँ दिक्कत हुई होंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, बाकी तो समझ गए। ठीक है, तो ये तो समझ में आया। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x। क्या होता है?
2√x होता है। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, बता दो। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x। तो 2√x होता है तो क्या लिखोगे यहाँ पर e⁻, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x। बस हो गया भाई आंसर। ये था मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं। बस था क्या यहाँ पर, आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए और बेसिक इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन नहीं आएगा ना भैया दिक्कत में होगी। इंटीग्रेशन की काफ़ी अच्छे खासे जो इम्पोर्टेंट, काफ़ी नहीं भैया बोले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होने चाहिए मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे, तो जाके देख लेना वहाँ पर मैंने क्या बता रखे। ठीक है, सब कुछ बताया मैंने वहाँ पर। तो इस तरीके से निकालते हैं। आई होप यहाँ तक इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कि भाई जो इम्पोर्टेंट जो आपके पास 3 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं वो क्या आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस। अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सीखा है। आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मैंने आपको वो भी कराया है। ठीक है, आपको वो भी करा दिया। ना यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा। ऑलरेडी ये लेक्चर्स काफ़ी लेंदी हो गया कुछ आपको बेसिक्स को बताते हुए, बट कोई नहीं, आपको देखो 1 घंटा आप बेसिक पे दोगे ना तो क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। आप बात को ध्यान से सुनोगे दिक्कत नहीं आएगी। अगर यही बात आपको लेक्चर्स में बताएंगे, लेक्चर्स भी लेंदी होगा और बेसिक क्वेश्चन ही नहीं समझते हो कि क्या होते हैं, कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, फिर दिक्कत में आएगी। ठीक है ये बातें। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत होगी तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।